तो आइए बच्चों, आज शुरुआत करते हैं अपने वीडियो लेक्चर की। तो यहाँ तक हम अल्कोहल बनाने की विधियों का अध्ययन कर रहे थे, तो आइए कंटिन्यू करते हैं उसे। तो नेक्स्ट अपनी विधि है कार्बोक्सिलिक अम्लों से। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों से किस प्रकार हम अल्कोहल प्राप्त करेंगे। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन करवाया जाता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4। बच्चों, ये एक अपचायक होता है जो कि अल्कोहल के अंदर अपचयन करेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का। तो देखिए एग्जाम्पल RCOH, इसको LiAlH4 की उपस्थिति के अंदर इसका अपचयन करवाएंगे बच्चों, तो यहाँ बनेगा RCH2OH प्लस H2। इस तरह हमें यहाँ पे अल्कोहल प्राप्त होता है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास प्रोपेनोइक एसिड है, इस प्रोपेनोइक एसिड का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अपचयन करवा दिया जाए तो ये जो समूह है किसमें परिवर्तित हो जाएगा, CH2 के अंदर परिवर्तित हो जाता है बच्चों। इस तरह से CH3 CH2 CH2OH हमें 1 प्रोपेनॉल प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम देखें एस्टर से। तो एस्टर का LiAlH4 की उपस्थिति में अपचयन करवाया जा सकता है या इसका उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण करवाने पर भी क्या होता है, हमें अल्कोहल प्राप्त होता है। तो देखिए इधर, तो एस्टर RCOR, इसका हम करवाते हैं उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण, उत्प्रेरक की उपस्थिति के अंदर हाइड्रोजनीकरण। तो उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण करवाने पर हमें RCH2OH प्लस ROH अल्कोहल के 2 अणु प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से हम एस्टर के जल अपघटन से भी अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। तो RCOR एस्टर का जल अपघटन करवाया जाता है तनु अम्ल की उपस्थिति के अंदर, जैसे HCl या H2SO4, इसकी उपस्थिति में इसका जल अपघटन करवाने पर बच्चों हमें RCOH प्लस ROH कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा अल्कोहल प्राप्त होता है। इस तरह से हम कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा एस्टर से क्या प्राप्त कर सकते हैं, अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मेथड अपना है हेलो एल्केन से। हम पढ़ चुके हैं हेलो एल्केन वाले चैप्टर के अंदर कि हेलो एल्केन से कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं अल्कोहल। तो हेलो एल्केन से अल्कोहल प्राप्त करने के लिए हम एक्वस KOH या एक्वस NaOH या नम Ag2O का उपयोग करते हैं। तो अपने लिए जो अभिकर्मक हैं जलीय KOH या एक्वस NaOH या नम Ag2, तो इन 3 अभिकर्मक की उपस्थिति के अंदर हम हेलो एल्केन से क्या कर सकते हैं, अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। तो देखिए इधर, जैसे RX प्लस एक्वस KOH रिएक्शंस होगी बच्चों, क्या बन जाएगा, ROH। जैसे एग्जाम्पल CH3CH2Cl प्लस एक्वस KOH, क्या बनेगा बच्चों, यहाँ से Cl क्या होगा, OH के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाएगा, नाभिक नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो इस तरह से हमें यहाँ पे CH3CH2OH क्या प्राप्त हो जाएगा, एथेनॉल प्राप्त हो जाता है। तो KOH एक्वस और NaOH एक्वस तथा नम Ag2O, इनका उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे देखिए Ag2O के साथ किस प्रकार प्राप्त किया जाएगा, ब्रोमाइड की अभिक्रिया। देखिए इधर नेक्स्ट जो मेथड है कौन सा है, Ag2O के द्वारा हमने भी देखा था। तो Ag2O के द्वारा हम देख सकते हैं कि एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया नम Ag2O के साथ करवाई जाती है। तो बच्चों हमें मिलेगा CH3CH2OH
AgBr। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया है अपनी एलिफेटिक। प्राथमिक एमीन से हम नाइट्रस अम्ल की सहायता से किस प्रकार एल्कोहल प्राप्त करते हैं। तो देखिए इधर एलिफेटिक प्राथमिक एमीन। तो एलिफेटिक प्राथमिक एमीन से हम एल्कोहल प्राप्त करने के लिए सबसे पहले नाइट्रस अम्ल का निर्माण करते हैं, जो कि हम NaNO2 तथा HCl के द्वारा अभिक्रिया के दौरान ही नाइट्रस अम्ल HNO2 का निर्माण करते हैं। तो बच्चों ये जो नाइट्रस अम्ल है ये अभिक्रिया के दौरान ही बनाकर काम में लिया जाता है। इस तरह से ये आपके एलिफेटिक प्राथमिक एमीन है। तो इसकी अभिक्रिया हम करवा रहे हैं नाइट्रस अम्ल के साथ में। किसके साथ करवा रहे हैं, नाइट्रस अम्ल। तो नाइट्रस अम्ल के साथ करवाने पर बच्चों देखो यहां से N2 रिलीज हो जाएगी और साथ में जल का अणु। तो इस तरह से हमें एल्कोहल और यहाँ पे N2 प्लस H2। तो बच्चों ये जो अभिक्रिया है इस अभिक्रिया के अंदर मध्यवर्ती एलिफेटिक डाईएजोनियम लवण बनता है और डाईएजोनियम लवण से नाइट्रोजन का निष्कासन होता है। तो नाइट्रोजन के अंदर त्रिबंध होने के कारण ये क्या होती है, अधिक स्थायी होती है। इसलिए अभिक्रिया के अंदर यहाँ पे ये प्रेरक बल होता है और जो कार्बोकैटायन बनता है इस अभिक्रिया के अंदर नाइट्रोजन निकलने के बाद अगर उसमें पुनर्विन्यास है तो पुनर्विन्यास हो सकता है। तो साथ में यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखने योग्य कि मेथेनेमीन CH3N2 अगर इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है नाइट्रस अम्ल के साथ में तो यहाँ पे जो मुख्य उत्पाद है वो आपको ईथर प्राप्त होता है, मेथॉक्सी मेथेन। तो ध्यान रखना है कि इसकी अभिक्रिया यदि नाइट्रस अम्ल के साथ करवाई जाएगी तो हमें वहां पे मुख्य उत्पाद CH3OCH3 डाईमेथिल ईथर प्राप्त होगा एल्कोहल की जगह। ध्यान रखना है, काफी एग्जाम के अंदर इसका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मेथेनेमीन के साथ में मेथॉक्सी मेथेन ईथर प्राप्त होता है, ना कि एल्कोहल। इस तरह से बच्चों ये एल्कोहल बनाने की विधियां पूर्ण हुई। अब हम बात करते हैं, अब हम बात पुश कर दें। तो आइए बच्चों अब हम देखते हैं इसके भौतिक गुण के बारे में। तो भौतिक गुण की बात करें सबसे पहले एल्कोहल क्या होते हैं, उदासीन प्रकृति के होते हैं और एल्कोहल आपके हैं उदासीन प्रकृति के। और जो निम्नतर एल्कोहल हैं C1 से C11 वो होते हैं आपके द्रव होते हैं और इनकी गंध क्या होती है, रुचिकर गंध होती है, हम जानते हैं। और C11 से जो उच्चतर, जैसे बात करते हैं C12, तो जो उच्चतर एल्कोहल हैं वो मोम जैसे ठोस होते हैं। तो इनकी मधुर एल्कोहलिक गंध होती है, हम सब परिचित हैं। तो बात करें जो एल्कोहल हैं तो एल्कोहल का जो प्रभाव है वो स्वापक प्रकृति का होता है। तो एथाइल एल्कोहल की स्वापक प्रकृति होती है तथा ये केंद्रीय तंत्रिका जो अपना केंद्रीय नाड़ी तंत्र है उसका ऊपर प्रयोग अपना प्रभाव उत्पन्न करता है, इसलिए इथाइल अल्कोहल का उपयोग मदिरा के अंदर किया जाता है। साथ में बच्चों जो मिथाइल अल्कोहल हैं वो क्या करती हैं, अगर वो व्यक्ति उसका कोई सेवन करता है तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, सूरदास बन जाएगा। सूरदास का मतलब आंखों की रोशनी चली जाती है। तो इथाइल अल्कोहल पीने से तो व्यक्ति को आनंद की अनुभूति होती है, जैसा हमने देखा होगा, वास्तव में आनंद नहीं आता है। लेकिन अगर मिथाइल अल्कोहल को पिएंगे तो आदमी को अंधापन हो जाता है। इसी तरह नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी विलेयता। तो अल्कोहल के जो निम्नतर सदस्य होते हैं वो जल में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। क्यों विलेय होते हैं, क्योंकि अल्कोहल के निम्नतर सदस्य जल के साथ में हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं। तो ये जल में जो निम्नतर सदस्य हैं वो क्या होंगे, विलेय होते हैं। देखिए किस प्रकार से ये हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं।
तो ये जो टूटी हुई रेखा है, तो ये जो टूटी हुई रेखा क्या कहलाती है? हाइड्रोजन बंध कहलाता है। तो इस तरह से अल्कोहल जल के साथ में हाइड्रोजन बंध का निर्माण करता है। तो निम्नतर सदस्य के अंदर जो ये एल्किल भाग है, अध्रुवीय भाग, वो क्या होता है? कम होता है। और अध्रुवीय भाग कम होने पर क्या होगा? वो जल के अंदर अधिक विलयशील होते हैं। तो बच्चों, अणुभार बढ़ने के साथ में, अणुभार के अंदर वृद्धि होने के साथ जल में विलेयता क्या होगी? जल में विलेयता कम हो जाती है। और हम बात करें समावयवी एल्केनों के अंदर, तो समावयवी एल्केनों के अंदर प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक की बात करें तो तृतीयक अल्कोहल की जल में विलेयता अधिक होती है, द्वितीयक की कम होती है और प्राथमिक की उससे कम होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो उसकी जल में विलेयता क्या होती है? कम होती है। तो प्राथमिक अल्कोहल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अधिक होता है। 1 डिग्री अल्कोहल का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने के कारण इसकी जल में विलेयता क्या होगी? कम होती है। 2 डिग्री अल्कोहल है, उसकी जल में विलेयता क्या होगी? अधिक। और 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर, 3 डिग्री अल्कोहल में पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत ही कम होता है, इसलिए अध्रुवीय भाग कम होने के कारण इसकी जल में विलेयता अधिक होती है। तो उच्चतर सदस्य के अंदर जैसे जैसे एल्किल समूह का भाग बढ़ता जाएगा, जल में विलेयता क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है वो है क्वथनांक। तो अल्कोहल का क्वथनांक संगत अणुभार वाले एल्केनो, ईथर और जो भी ये हाइड्रोकार्बन है उनकी तुलना में क्या होता है? अधिक होता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि अल्कोहल के अंदर क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। तो बच्चों, हाइड्रोजन बंध की परिभाषा क्या होती है? जब किसी ऋण विद्युतीय परमाणु, कौन कौन? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मुख्यतः 3 परमाणु होते हैं। तो इनके साथ जब हाइड्रोजन परमाणु सहसंयोजक बंध के साथ बंधित हो और दूसरे ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ में क्या होता है? वो आंशिक जो अंतराण्विक आकर्षण बल है उसके द्वारा बंधित होता है, तो उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो ये है आपका हाइड्रोजन बंध। तो हाइड्रोजन बंध जो है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन 3 विद्युतऋणी परमाणुओं के साथ में बनता है। तो बच्चों, हाइड्रोजन बंध 2 प्रकार का होता है आपका, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर, अंतःअणुक और अंतराणुक। अंतःअणु का मतलब जब हाइड्रोजन बंध उसी यौगिक के अंदर निर्मित होता है, और अंतराणुक बंध का मतलब होता है जब हाइड्रोजन बंध अलग अलग अणुओं के मध्य बनता है। तो अल्कोहल के अंदर जो ये हाइड्रोजन बंध होता है वह अलग अलग अणुओं के मध्य बनता है। तब वहाँ पे अलग अलग अणुओं के मध्य बनने के कारण, देखिए इधर, इस तरह से अल्कोहल के अंदर 2 अलग अलग अणुओं के मध्य इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध, अंतराणुक हाइड्रोजन बंध बनने के कारण इसके अणुओं का संगुणन हो जाता है, और संगुणन होने के कारण क्वथनांक में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो अपने बोर्ड के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि अल्कोहल का क्वथनांक अधिक क्यों होता है? तो क्या आंसर होगा? अल्कोहल का क्वथनांक अधिक होने के कारण अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध बनने के कारण, यहाँ पे संगुणन होने के कारण अल्कोहल का क्वथनांक अधिक होता है, क्योंकि इस बंध को तोड़ने के लिए 3 से 15 किलो कैलोरी एनर्जी की अलग आवश्यकता होगी, इसलिए क्वथनांक में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो देखिए इधर हम जानते हैं कि अणुभार बढ़ने के साथ क्वथनांक में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो अणुभार बढ़ने के साथ क्वथनांक में क्या होती है? वृद्धि होती है। फिर कह सकते हैं कि समावयवी एल्केनों में की बात करें तो समावयवी एल्केनों के अंदर अगर सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा तो क्वथनांक में क्या होगी? कमी होगी। जैसे तृतीयक अल्कोहल का सरफेस एरिया कम होता है, इसलिए क्वथनांक में क्या हो जाएगी? कमी हो जाती है। तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं कि अणुभार और पृष्ठीय क्षेत्रफल के आधार पे हम क्वथनांक की क्वेश्चन आसानी के साथ में क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर बात करें कि जो ये हाइड्रोजन बंध है ये कब प्रभावी होता है? जब एल्किल समूह की संख्या क्या होती है?
कम होती हैं। तो एल्किल समूह की संख्या कम होगी तो हाइड्रोजन बंध क्या होगा, प्रबल होता है। धन्यवाद।